गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पहले इसका सिलेबस है। पेपर का नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इस पेपर 3 में आपके पास मेनली 3 बुक यूज हो रही है। ठीक है, तो उनमें से एक तो एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिए यूज हो रही है, जिसके टॉपिक्स आपके पास यूनिट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है। जैसे आप देख रहे हैं ना, स्पीयर और कॉन, ये आपके यूनिट नंबर सेकंड एनालिटिक ज्योमेट्री से आएंगे। सिलेंडर, सेंट्रल कॉनिकॉइड्स, एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 and 2 सीट्स, टेंजेंट लाइंस एंड टेंजेंट प्लेन्स एंड डायरेक्ट स्पीयर्स एंड नॉर्मल्स, ये सब आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री से आएंगे। इसके बाद एक टॉपिक और है इसमें, जनरेटिंग लाइंस ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिडक्शन ऑफ ए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन 3 डायमेंशनल स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये 3 यूनिट तो इस बुक से स्टार्ट करेंगे, एनालिटिकल ज्योमेट्री से। ठीक है, एक आजकल नई यूनिट ऐड हुई है, ठीक है, जिसमें आपको पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स, पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल एंड एसिम्प्टोट्स एंड कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी सर्कल्स, डायरेक्टर सर्कल ऑफ कॉनिक्स। एक्चुअल में ये जो फर्स्ट यूनिट है, ये एक्चुअल में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे आपने ज़्यादातर स्टडी किस में की है, वाई और एक्स कर्व में की है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने चीज़ों को देखा है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन का इक्वेशन क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो अगर इन्हीं इक्वेशंस को अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो वो आर और थीटा में दिखाई देंगी। किसमें? आर और थीटा में। ठीक है, तो आर और थीटा में अगर कोई कर्व दिया गया है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में जो डिस्कशन होगा वो यूनिट नंबर फर्स्ट में होने जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद एक सबसे लास्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ये आपकी थर्ड बुक से रिलेटेड है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं इसमें आप बेसिक सॉल्यूशन, सम बेसिक प्रॉपर्टीज, थ्योरम ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी, थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, डुअलिटी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डुअलिटी, इस तरह की थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज़ को आप डिस्कस करने जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 बुक का कलेक्शन है और काफ़ी लेंथी सिलेबस है। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीयर, एनालिटिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन स्पीयर पढ़ेंगे, फिर कॉन पढ़ेंगे और फिर सिलेंडर। उसके बाद हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 सीट एंड 2 सीट के बारे में आइडिया देखेंगे और लास्ट में जनरेटिंग लाइंस। ओके, तो देखिए स्पीयर, गोला क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीधे सीधे शब्दों में आप स्पीयर को कैसे डिफाइन कर सकते हो। एक्चुअल में जो स्पीयर होता है वो एक बिंदु का बिंदुपथ होता है, किसी बिंदु का बिंदुपथ होता है जो, और ये बिंदु क्या है, समष्टि में, स्पेस में इस प्रकार से घूमता है, गमन करता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव क्या रहती है, अचर रहती है। ठीक है, जैसे ये आपका एक बाउंड्री है उस स्फीयर की। ठीक है ना, आप इसे सर्कल ना समझना स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक्चुअल में 3D में बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो 3D में जो लुक है, रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फिगर का, वो एज इट तो हो नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ उसे समझाया जा सकता है, उसको फील कराया जा सकता है। तो ये आपके पास क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, तो इस स्फीयर को आप कैसे डिफाइन करते हो, ये एक्चुअल में बिंदु का बिंदुपथ होता है जो स्पेस में इस प्रकार से घूमता है कि उसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव अचर रहती है। इस स्थिर बिंदु को आप क्या कहते हो, गोले का केंद्र कहते हो। और ये जो फिक्स दूरी है, अचर कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसको आप गोले की त्रिज्या कहते हो। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो टर्म्स डेफिनेशंस आपने सर्कल के लिए यूज़ किए हैं वो ही 2D से जाके 3D में किसके लिए यूज़ हो रही हैं, स्फीयर के लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक है ना, तो जैसा आप सर्कल को समझते हो 2D में, वैसा ही आपके पास 3D में वो सर्कल किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये मैंने डायग्राम के हिसाब से बता रखा है आपके सामने। एक बाउंड्री पे, स्फीयर की बाउंड्री पे पॉइंट क्या है, पी ऑफ एक्स वाई जेड, और जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, ABC है, जिसे सेंटर ऑफ स्फीयर कहा जाता है। और इस बाउंड्री वाले पॉइंट और इस फिक्स पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसे क्या है, इसके रेडियस कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम होती है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है या जो फर्स्ट टॉपिक है, उसमें क्या होता है कि आपसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर के बारे में पूछता है। वो आपसे इक्वेशन ऑफ स्फीयर के बारे में पूछता है, तो सबसे इजी प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्टली आपको स्फीयर का सेंटर देगा और उसके रेडियस देगा और उससे इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछेगा, तो वो बड़ा इजी सा होता है। तो मैं यहाँ आपके सामने 3 समीकरण लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ स्फीयर के। ठीक है,
तो सबसे पहले जो है वो आपका है कि अगर मान लो आपको सेंटर ए बी सी और रेडियस आर गिवन है, किसी गोले का सेंटर ए बी सी और उसकी रेडियस आर गिवन है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो वो क्या होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये आया कैसे, तो स्टूडेंट्स आपने छोटी क्लासों में एक डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो ज़रा आप मेरे को बताइए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें आपके पास एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, दूसरा बिंदु ए बी सी है सी है जिसका कोऑर्डिनेट्स ए बी सी है। ठीक है, मैं कहूँ P और C के बीच की दूरी निकालिए तो वो क्या होगी, PC होगी या CP होगी। तो PC क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स बताइए, आप क्या कहोगे कि सर रूट लगाइए, और रूट लगाने के बाद कंपोनेंट वाइज डिफरेंसेस के स्क्वायर्स का सम कीजिए। मतलब इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है x, इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है a, तो दोनों का डिफरेंस x माइनस ए उसका होल स्क्वायर। सेकेंड, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है y और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है b, तो दोनों का डिफरेंस करके उसका स्क्वायर। और ऐसे ही इसका थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है z और इसका क्या है c, तो z माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई PC। और एक्चुअल में इस समय PC क्या है, PC आपकी इस समय r है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ जब आप स्क्वायर करोगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर कब, जब आपके पास सेंटर गिवन हो रेडियस गिवन हो, तो कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर में इसको पैक कर रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, जब आपके पास सेंटर क्या हो जाए 0 0 हो जाए, रेडियस क्या रहे r, मतलब ये आपके पास एक स्फीयर है और इसका सेंटर क्या है मूल बिंदु पे आ जाए, मतलब 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो। तो ये जो फॉर्मूला है अभी जो आपने पहले लिखा था उसमें ए बी सी को क्या रख दो, 0 पुट कर दो, तो x माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर क्या बचेगा जेड स्क्वायर, और इधर आपका आर स्क्वायर है। तो ये बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ये जो आप मैंने फर्स्ट फार्मूला लिखा है इसे बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल फॉर्म, केंद्र रूप। ठीक है, स्फीयर की सेंट्रल फॉर्म क्या होती है, तो स्फीयर की सेंट्रल फॉर्म तभी लिख पाओगे जब आपके पास ऑलरेडी उसका सेंटर और उसकी रेडियस गिवन हो। और ये जो दूसरा लिखा है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मानक रूप में। ठीक है, तो मानक रूप में सेंटर हमेशा क्या होता है ओरिजिन होता है, और अगर सेंट्रल फॉर्म होगी तो उसमें आपके पास जो सेंटर होता है वो ABC जैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा आपके पास कि जब आपको डायरेक्टली सेंटर और रेडियस का आइडिया नहीं है तो उस केस में स्फीयर का इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, तो स्टूडेंट उस केस में स्फीयर का इक्वेशन आपको किस तरह का दिखाई देता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है, और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है आपके ज़्यादा मार्क्स का, और वो आता ही आता है ऐसा। तो उसकी खास बात क्या होती है कि वो आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के बारे में पूछता है, कि इसे मतलब कुछ कंडीशंस देगा आपके सामने कि बताइए इन कंडीशंस को फॉलो करने वाले स्फीयर का सामान्य समीकरण क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्फीयर का आगे से अगर कोई आपसे पूछे कि सामान्य समीकरण क्या है तो आप क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब कुछ स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम हो सकती है, सर ये यू क्या है, वी क्या है, डब्ल्यू क्या है और डी क्या है। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है आपके पास यू वी डब्ल्यू डी। अभी तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सामान्य रूप में समीकरण ये दिया गया है तो इसके सेंटर क्या हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर सामान्य रूप आपके सामने दिया गया है स्फीयर का तो उसके सेंटर हमेशा क्या होते हैं, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, क्या होते हैं, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ओके, और उसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, वो रेडियस होती है आपकी माइनस यू का स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर प्लस माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी, और जो कुछ है उसका क्या लेना है आपको, रूट लेना है, तो वो उसकी रेडियस होती है। ठीक है, अब आप फिर से कह सकते हो सर ये कैसे आ रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो
कि सामान्य रूप में समीकरण ऐसा होता है और उसकी रेडियस ऐसी होती है और उसका सेंटर ऐसा होता है। ठीक है, अब इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लो आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि यदि किसी गोले का केंद्र 1 2 3 है, एम उसकी त्रिज्या 5 है, तो इसका वांछित समीकरण ज्ञात कीजिए, इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले दी गई इन्फॉर्मेशन को लिखो। सबसे पहले गोले का केंद्र दे रखा है 1 2 3, उसकी रेडियस दे रखी है 5। ठीक है, अब आपको गोले का समीकरण चाहिए। तो जब आपके पास सेंटर और रेडियस गिवन है तो आप कौन सी फॉर्म को याद करोगे? सेंट्रल फॉर्म को याद करोगे। सेंट्रल फॉर्म कैसी होती थी? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। आपके पास ए बी सी क्या है इस समय? ए बी सी 1 2 और 3 है और आर कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो नोट लिखा है मैंने क्या कि ये जो गोले का केंद्र रूप में समीकरण होता है वो सेंट्रल फॉर्म कहलाता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेंट्रल फॉर्म का मतलब कि सेंटर गिवन होना चाहिए और रेडियस गिवन होनी चाहिए। तो ये अच्छा, दूसरी बात आपको सोचना चाहिए कि अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे, सॉरी इनके होल स्क्वायर्स ओपन करोगे तो क्या आएगा? तो स्टूडेंट्स इनके होल स्क्वायर्स ओपन करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलने लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वस टू जीरो। ठीक है, तो अब याद आया आपको कि जो मैंने कहा था कि जो सामान्य समीकरण है वो कैसे लिखी? तो वो जो सामान्य समीकरण है वो एक्चुअल में जो सेंट्रल फॉर्म है उसके होल स्क्वायर्स ओपन करने के बाद ही आपको मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अभी तो आप इसको इतना ही ध्यान रखो, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि चार त्रिज्या का गोला केंद्र से गुजरता है तो उसका समीकरण लिखिए। तो पहले तो दी गई इन्फॉर्मेशन लिखो। गोले की त्रिज्या बता रखी है आपको, क्या बता रखी है? गोले की त्रिज्या कितनी? 4 यूनिट। ओके, फिर उसके बाद ये भी बता रखा है कि गोला कहाँ से गुजरता है? मूल बिंदु से गुजरता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आगे से जब भी किसी क्वेश्चन में मूल बिंदु से गुजरने का मतलब वो कहाँ से गुजरेगा? 0 0 0 से गुजरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब गोले का समीकरण आपको कहाँ फाइंड आउट करना है? ऐसे पॉइंट पे फाइंड आउट करना है जो कैसा है? 0 0 0 जैसा है। ठीक है, तो जैसे आप रखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ओके, इसमें आर का मान रखिए। तो ध्यान रखिए ये कैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसी है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस देखिए। अब आपको उल्टा है। अभी तक आपके पास क्या था कि सेंटर गिवन था और रेडियस गिवन थी, उसकी हेल्प से आप स्फीयर का इक्वेशन लिख रहे थे। लेकिन अब आपके पास ऑलरेडी स्फीयर का इक्वेशन है और उसकी हेल्प से आपको क्या लिखना है? उसके सेंटर और रेडियस के बारे में बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन है आपके पास, निम्न गोले का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का समीकरण देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 11 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसे लिखिए और ये ध्यान दीजिए कि अगर राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है तो सबसे पहले उसको शिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो 11 है अभी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये आ गया सॉरी। फिर इसके बाद इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिए। जनरल फॉर्म ये होती है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने का मतलब तुलना कीजिए आप पदों की, तो आप देखिए ज़रा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2 यू है। तो अगर समीकरण फर्स्ट और सेकंड एक ही गोले के समीकरण हैं तो इसका मतलब इस x का कोफिशिएंट 2 और इस x का कोफिशिएंट 2u दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मतलब 2 बराबर किसके होना चाहिए? 2u के। ऐसे ही y के कोफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए और ऐसे ही z के कोफिशिएंट भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से u इतना मिला, v इतना मिला, w इतना मिला और जो कांस्टेंट टर्म है d वो कितनी है? -11 है। इस साइन का जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स इस साइन को नहीं काउंट करते हैं। साइन को काउंट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी रेडियस रॉन्ग आने वाली है। ठीक है, तो आपको यू वी डब्ल्यू मिल गई और डी मिल गया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि अगर सामान्य रूप में गोले का समीकरण लिखा हुआ है तो उसके सेंटर हमेशा किस टाइप के होते हैं, -u -v -w के, और उसकी रेडियस क्या होती है, -u का स्क्वायर प्लस -v का स्क्वायर प्लस -w का स्क्वायर -d होती है। अब आपको u v w मिल चुके हैं क्या, 1 2 3। आप जस्ट इनको किसके साथ यूज कीजिए, माइनस साइन के साथ यूज कीजिए, तो आपको सेंटर क्या मिल जाएगा, -1 -2 -3। भाई इसके दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको -u -v -w जैसा सेंटर दिखाई देगा। रेडियस चाहिए तो ये -u की वैल्यू रखो, -v की रखो, -w की रखो, d की रखिए, ये वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम दे रखी थी, जो आपको स्फीयर का इक्वेशन गिवन था, इसकी सेंटर क्या है, -1 -2 -3, और इसकी रेडियस क्या मिली है, 5 मिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन आप खुद घर पे कर सकते हैं। निम्न गोले का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का समीकरण मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है। ओके, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब जब गोले का समीकरण आप देख रहे हो तो सामान्य समीकरण क्या बताया मैंने आपको, गोले का सामान्य समीकरण बताया है x² + y² + z² प्लस ट्वाइस ux प्लस ट्वाइस vy प्लस ट्वाइस wz प्लस d = 0 बताया है, यही बताया। अब इसकी कुछ खास बातें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें देखकर आप पता कर सकते हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गिवन है तो आप देखकर बता सकते हो कि ये गोले का समीकरण है या नहीं है। पहली कंडीशन तो क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर गोले का समीकरण होगा तो x² y² z² का गुणांक हमेशा कैसा होना चाहिए, +1 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, +1 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर x² y² z² का गुणांक +1 नहीं है तो इसे +1 बनाना चाहिए, इसे +1 बनाना चाहिए यदि संभव है तो। अगर पॉसिबल है तो ही बनेगा, अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2x² + 2y² + 2z² + 4x + 6y + 8z + 6 = 0, ये है। अब अगर ये गोले का समीकरण है तो पहली बात, x² y² z² के गुणांक क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। क्या इस समय इसके गुणांक 1 है, तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक कोशिश ये हो सकती है, इसके गुणांक 1 बनाए जा सकते हैं। कैसे, आप इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो ये कैसी बन जाएगी, x² + y² + z² + 2x + 3y + 4z + 3 = 0। ओके, अब आपके पास x² y² z² के गुणांक क्या आ रहे हैं, +1 +1 +1 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये डिवाइड करना पॉसिबल था एक फिक्स नंबर 2 से। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपके सामने क्या रख दूँ, इसी क्वेश्चन में मान लो मैं आपके सामने क्या कर दूँ, इस 2 को 8 कर दूँ और अब कहूँ बताइए x² y² z² का गुणांक 1 बनाइए, तो आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो x² गुणांक तो 1 बन जाएगा, लेकिन y² और z² के गुणांक 1 नहीं बन के क्या बनेंगे, 1/4 बनेंगे। एक तरीका तो ये है। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर मैं 8 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो इसका z² का गुणांक 1 बन जाएगा, y² का गुणांक 1 बन जाएगा, लेकिन इसका गुणांक कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो ये चीज़ फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको स्फीयर का इक्वेशन है तो डेफिनेटली x² y² z² के गुणांक एक जैसे होने चाहिए, +1 जैसे होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसका सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर पॉसिबल है तो बना लीजिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं बनेगा, और उस केस में वो डेफिनेटली स्फीयर का इक्वेशन भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, जब गोले का समीकरण लिखा जाता है तो इसमें स्टूडेंट्स कभी भी x × y, y × z और z × x जैसे पद नहीं आते हैं। अगर किसी समीकरण में x y y z z x जैसे पद अगर प्रेजेंट हैं, विद्यमान हैं, तो वह गोले का समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, फिर एक आता है कि गोले का जो समीकरण होता है वो हमेशा x y z वेरिएबल में कैसा होता है, द्विघात होता है, क्वाड्रेटिक होता है। कैसा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ओके, तो
द्विघात समीकरण होना चाहिए। कौन? गोले का समीकरण। अगर कोई समीकरण लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक नहीं है तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि वो आपका स्फीयर का इक्वेशन नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने कहूँ आपके सामने x³ + y³ + 2 = 0, तो बताइए ये स्फीयर का इक्वेशन है क्या? तो बिल्कुल आप कहिए कि सर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, जबकि स्फीयर का इक्वेशन हमेशा कैसा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ओके, फिर उसके बाद देखो खास बात, सबसे इम्पोर्टेंट, कि गोले के समीकरण में 4 अज्ञात होते हैं। कितने होते हैं? 4 अज्ञात होते हैं। कौन कौन से? U, V, W, M, D होते हैं। अतः गोले के समीकरण को अगर आपको लिखना है तो आपके पास कम से कम 4 स्वतंत्र प्रतिबंध होने चाहिए। 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्टेंट आपके पास होने चाहिए। किसको लिखने के लिए? गोले के समीकरण को लिखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब पॉइंट नंबर जो 6 है वो इसका कंक्लूजन है कि अगर मान लो आपको गोले का समीकरण फाइंड आउट करना है, अगर आपको गोले का समीकरण फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले इसका सामान्य समीकरण लिखोगे। ये आपकी पहली लाइन रहेगी, पहला स्टेटमेंट रहेगा कि माना वांछित गोले का समीकरण ये है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। और उसके बाद आप वो जो 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कंस्टेंट्स हैं, 4 स्वतंत्र प्रतिबंध हैं, उनकी सहायता से आप किसका मान निकालोगे? U, V, W और D का मान ज्ञात करोगे और उन्हें फिर पुनः इन U, V, W, D के मान समीकरण फर्स्ट में रखकर आप रिक्वायर्ड गोले का समीकरण प्राप्त कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका थीम ऐसा ही होने वाला है। मतलब सबसे पहले आप जनरल इक्वेशन लिखोगे, उसमें 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड कराओगे जिससे आपको U, V, W और D मिलेंगे और उन U, V, W और D का मान वापस आप समीकरण फर्स्ट में रखोगे, तब जाके आपको गोले का समीकरण मिलेगा। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0, 0, 0 से 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 से गुजर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन, माना रिक्वायर्ड गोले का समीकरण, माना वांछित गोले का समीकरण क्या है? x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। अब यहाँ बता दीजिए कि इस समीकरण में 4 अज्ञात U, V, W, D हैं और हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट क्या है? इन 4 अज्ञात को 4 प्रतिबंधों से ज्ञात करना है। इस समय जो आपके पास 4 प्रतिबंध दे रखे हैं वो पॉइंट रूप में है, पॉइंट फॉर्म में, बिंदु रूप में है। ठीक है, ओके। तो अब आप देखिए साफ साफ कहा है उसने कि जिस गोले का समीकरण आप निकालना चाहते हैं वो समीकरण फर्स्ट में लिखा हुआ है और ये कहाँ से गुजरता है? 0, 0, 0 से गुजरता है। इसका मतलब ये 0, 0, 0 बिंदु समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट करना चाहिए। गुजरने का मतलब उसे सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब आप समीकरण फर्स्ट में जाइए, x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? d = 0 मिल जाएगा। तो आपको एक अज्ञात d का मान मिल चुका है, वो क्या है? 0 है। अब आप देखिए दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपको पता है कि समीकरण फर्स्ट, मतलब जिस गोले का समीकरण आपको चाहिए वो कहाँ से गुजरता है? 1, 0, 0 से भी गुजरता है। इसका मतलब ये गोले के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह 0 पुट कीजिए। तो x की जगह 1, y की जगह 0, z की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो यहाँ से 1 + 2u = 0। भाई d तो ऑलरेडी 0 आ चुका, तो u = -1/2 आ गया। ठीक है, ऐसे आपको पता है कि ये जो समीकरण फर्स्ट है ये कहाँ से गुजर रही है? 0, 1, 0, 1, 0 से गुजर रही है। तो ये सेटिस्फाइड कराओगे तो v का मान आ जाएगा। ऐसे लास्ट पॉइंट से सेटिस्फाइड कराओगे तो w का मान आ जाएगा। अब ये u, v, w और d के मान आप कहाँ पुट करोगे? समीकरण फर्स्ट में पुट करोगे। तो देखो ये तो पहले मैंने लिखा हुआ इक्वेशन समीकरण फर्स्ट ऐसा था, इसमें u का मान रख दिया, v का मान रख दिया, w का मान रख दिया, तो ये कुछ इस तरह की आएगी। इसे सोल्व करोगे तो कैंसिल होके ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण 6 है उस गोले का समीकरण रिप्रेजेंट कर रही है जो कहाँ कहाँ से गुजरता है? 0, 0, 0 से 1, 0, 0 से 0, 1, 0 और 0, 0, 1 से गुजरता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है कि उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु a0, 0, 0b, 0, 0, 0c,
से गुजरता है। ठीक है, तो आप इसे कोशिश करना। आंसर मैं इसका लिख देता हूँ, x² + y² + z² माइनस ax माइनस by और माइनस cz बराबर 0 आएगा। तो आप इसे घर पे कीजिए, अदरवाइज कल की क्लास में मैं इसे वापस सॉल्व करूँगा आपके सामने। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।